हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है भैया आप सभी का। वेलकम टू द डे 3 ऑफ 1000 प्लस साइंस क्वेश्चन सीरीज। आप सभी को तहे दिल से कंग्रेचुलेशंस। 2 दिन हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, एनिमेशन के माध्यम से साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में बनाते जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने में आपको बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, आपने डे 1 और डे 2 की क्लासेस को बहुत ही प्यार दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट डे 3 में भी आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि आज के भी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ही ऑसम एंड अमेजिंग होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं सबसे पहले तो लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि बटर पेपर किसका एग्जाम्पल है। बटर पेपर के बारे में बात करें तो बटर पेपर किस तरह के ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है, और आपके ऑप्शंस थे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक या ल्यूमिनस। और मैं जानता हूं स्टूडेंट आप सभी को इसका राइट आंसर पता है। बहुत ही अच्छा, आप सभी का यहां से रिस्पॉन्स भी मिला, बहुत अच्छा लगा दैट यू ऑल हैव रिस्पॉन्डेड फॉर दैट। बटर पेपर किसका एग्जाम्पल होता है तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं ट्रांसपेरेंट वस्तुएं वो होती हैं जिनसे हम पूरी अच्छी तरह से आर पार देख पाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा हम आर पार देख पाते हैं। ओपेक वो होते हैं जिनसे हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाते, क्योंकि बटर पेपर से हम थोड़ा थोड़ा आर पार देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया है ट्रांसल्यूसेंट, बहुत अच्छा लगा जानकर। बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ट्रांसल्यूसेंट इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा। तो अगर आप आज की क्लास के लिए तैयार हैं तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हियर बाय वी गो विद द डे 3 एंड दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। What is the minimum escape velocity of the rocket to be launched into the space? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम प्लायन वेग क्या होता है। देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है स्टूडेंट एस्केप वेलोसिटी। पूछा जाता है कि ये एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली में होता क्या है। इससे आप क्या समझते हैं स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट को समझिएगा स्टूडेंट कि देखिएगा जब भी हम किसी भी रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जब रॉकेट ऊपर जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बैकफायर मार गया। पता चले आपने यहां से रॉकेट लॉन्च किया और वो वापस आकर आपके पास आ गया। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको क्रॉस कर जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें ना एक थ्रस्ट देना होता है, एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है, जिससे वो एटलीस्ट जब ऊपर जाए तो वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। वही आपसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ती है। 5 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड, 11 किलोमीटर पर सेकंड या 15 किलोमीटर पर सेकंड। और मुझे पता है कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 11 किलोमीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा स्टूडेंट, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं ये सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपको मजा आ रहा है तो मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट और आपके सामने लेकर आते हैं स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड हियर बाय वी गो। लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद, ध्वनि की प्रबलता कंपन शरीर के किसके साथ डायरेक्ट रिश्ता रखती है। कह रहे कि लाउडनेस अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारे कान ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि वो हमारी क्या है, लाउडनेस है। अब ये जो लाउडनेस होती है आप ये भी जानते हैं कि इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में मेजर करते हैं। तो आप कहेंगे कि लाउडनेस को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, और इसे हम स्मॉल डी कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। पूछा जाता है कि लाउडनेस का डायरेक्ट रिश्ता किसके साथ है। लाउडनेस का डायरेक्ट रिश्ता किसके साथ है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, पिच या क्वालिटी। और मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट की जो लाउडनेस है उसका डायरेक्ट रिश्ता, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी, लाउडनेस का डायरेक्ट रिश्ता एम्पलीट्यूड के साथ है। किसके साथ है, एम्पलीट्यूड के साथ है स्टूडेंट, आयाम के साथ है। देखिएगा जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, एम्पलीट्यूड बढ़ा,
एम्पलीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ती है स्टूडेंट, आपकी आवाज की लाउडनेस बढ़ती है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है स्टूडेंट, डायरेक्ट रिश्ता है। और अगर आपसे पूछ ले कि लाउडनेस की एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, लाउडनेस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो लाउडनेस की एसआई यूनिट होती है भाई डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल। इसे हम किसमें डिनोट करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी से हम इसे डिनोट करते हैं। स्मॉल डी कैपिटल बी से हम इसे डिनोट करते हैं। डेसिबल में हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सप्रेस करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। Which of the following parameter does not characterize the thermodynamic state of the matter? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति को चिन्हित नहीं करता है? इनमें से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जिसकी वजह से पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अगर आप वो एस्पिरेंट हैं जो दिल से तैयारी कर रहे हैं ना इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो मैं आप सभी को बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। आपके ऑप्शंस देखिएगा, आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क एंड वॉल्यूम। और मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट देखिएगा, टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जो कि पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट कैसा होगा। फिर प्रेशर भी एक पैरामीटर बनता है, वॉल्यूम भी एक पैरामीटर बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा पैरामीटर नहीं बनता। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कौन सा पैरामीटर नहीं बनता, तो स्टूडेंट आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल वर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और इतनी सी बात याद रखिएगा, क्या याद रखनी है, 3 पैरामीटर हैं स्टूडेंट। कितने पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, जो डिटरमाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द मैटर। कौन कौन से हैं वो, पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट प्रेशर, और तीसरा फैक्टर क्या बन गया आपका, वॉल्यूम। टीपीवी भी कहते हैं इसे। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहे हैं कि एक कूलर जो है वो ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है। आपको पता है जब आप बाहर गर्मी से एंटर करते हो और अंदर कूलर चल रहा हो या एसी चल रहा हो तो एक ठंडक मिलती है, एक ठंडा इफेक्ट को हम नोट करते हैं। पूछा जाता है उस ठंडक का रीजन क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको स्टूडेंट, हॉट एयर रिप्लेसमेंट, गर्म हवा प्रतिस्थापन, एयर डिहाइड्रेशन यानी कि वायु निर्जलीकरण, इवेपोरेशन कूलिंग यानी कि वाष्पीकरणीय शीतलन, या एयर रिहाइड्रेशन वायु पुनर्जलीकरण। बताइएगा क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। देखिएगा एक बात तो आप बखूबी जानते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इवेपोरेशन के बारे में, अगर बात हो जाए इवेपोरेशन के बारे में, तो इवेपोरेशन ठंडा ठंडा एहसास देता है। कहा भी जाता है स्टूडेंट की इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन ठंडा एहसास देता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, सी पार्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जितने भी एस्पिरेंट है जिन्होंने सी पार्ट आंसर दिया है, कांग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही आपका आंसर बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्टूडेंट। कह रहे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य के अंदर इतनी सारी एनर्जी कहां से जनरेट होती है, ये रोजाना की जो एनर्जी आती है सन के अंदर वो कहां से आपकी जनरेट होती है, कौन सा प्रोसेस ऐसा है। आपको पता है रोज सूर्य सुबह सुबह आ जाता है और फिर आ जाते हैं सॉरी, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से अगेन सन जो है वो राइज करता है। तो ये इतनी सारी एनर्जी आती कहां से सन के अंदर, कौन सा प्रोसेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बी ऑप्शन इज न्यूक्लियर फिजन यानी कि परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन, या फिर थर्मो आयोनिक एमिशन किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। देखिएगा सन के ऊपर 2 गैसेस मुख्य रूप से पाई जाती है, आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और जो सन के अंदर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जनरेट होती रहती है ना स्टूडेंट, उसके लिए जो रीजन बनता है वो आपका बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, परमाणु संलयन का। बिल्कुल भाई, आप सभी जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस के प्रकार हैं। और जब छोटे छोटे 2 परमाणु के नाभिक
आपस में जुड़कर बड़ा परमाणु का नाभिक बनाते हैं, तो उसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि आपके घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है, और आपसे पूछा गया है कि जो ये फ्यूज की वायर हमारे घर में लगी होती है, इसकी प्रकृति किस तरह की होती है। ए ऑप्शन है, इसका गलनांक बिंदु कम होता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बी ऑप्शन उच्च गलनांक बिंदु। सी ऑप्शन इज हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताइएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्यूज वायर, फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है। देखिएगा अगर हम फ्यूज तार के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारे घर में सुरक्षा के लिए लगाई जाती है वो फ्यूज की तार है। और आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट की क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो फ्यूज की तार है ना, ये किसकी बनी हुई होती है। ये जो फ्यूज की वायर है, ये किस मिश्र धातु की बनी हुई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बनती है एक मिश्र धातु की, जिसका नाम है स्टूडेंट सोल्डर। क्या नाम है इसका? सोल्डर। और सोल्डर दो तत्वों का कॉम्बिनेशन है, वन इज लेड जिसका सिंबल पीबी होता है, एंड अनदर वन इज एसएन जिसका सिंबल होता है, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है टिन का। तो दो तत्वों से मिलकर सोल्डर का निर्माण होता है। एक है आपका लेड जिसे हम सीसा कहते हैं, और दूसरा बनता है स्टूडेंट आपका टिन जिसका सिंबल बनता है एसएन। क्या बनता है? एसएन। और अगर आपसे पूछ ले कि फ्यूज की वायर का जो बेसिकली आपका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल स्टूडेंट कम होना चाहिए, क्योंकि ये खुद पहले पिघल जाएगी और आपको पिघलने से बचा लेगी। और याद रखेगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्यूज वायर से रिलेटेड। एक तो हमने पढ़ लिया कि ये सोल्डर नाम के मिश्र धातु की बनती है, एलॉय की बनती है। एक हमने पढ़ लिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और एक और खास बात है स्टूडेंट इसके बारे में जो आपको यहां से याद रखनी है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो मैं लिख देता हूं स्टूडेंट यहां पर आपके लिए, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, जो इसका प्रतिरोध होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? प्रतिरोध इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज की वायर का काम होता है करंट को रोकने का, करंट को प्रिवेंट करना फ्रॉम फ्लोइंग। आगे चलते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण प्रवाह होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर, वो उसका बेसिक रीजन फ्लो होने का क्या होता है? कौन से बेसिकली चार्जेस होते हैं जो यहां पर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आयंस या फिर होल। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी जब मेटल वायर के अंदर फ्लो करता है तो उसके फ्लो होने का बेसिक रीजन क्या रहता है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। इनमें से कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं? देखिएगा जो सिंपली फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं, मूविंग होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो फ्लो करता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नकारात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, बिल्कुल सारे कान यहीं पर होने चाहिए। कान से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहे हैं कि ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है? सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट हाउ मेनी सेकेंड्स? 0.001 सेकेंड्स, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंसेशन ऑफ द साउंड persist in our human ear for how much time? तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड्स आप कह सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ध्वनि हमारे कानों में कितने समय के लिए रहती है, या फिर उसका जो ब्रेन पर सेंसेशन होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? तो आंसर बनेगा 0.1 सेकेंड। क्या बनेगा स्टूडेंट? 0.1 सेकेंड। बहुत ही अच्छा। और आज का अमेजिंग लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि विद्युत बल, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्स यानी कि परमाणु बल, या मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल। देखिएगा यहां पर साफ साफ आपको मैंने ऑर्डर बताया है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, यहां पर आपको बताए गए हैं। और अगर हम इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस को ध्यान से देखें तो देखिएगा सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे मजबूत बल बनता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। मजबूत बल कौन सा बनता है? न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमजोर बल कौन सा है?
ग्रेविटेशनल है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है। कभी कभी अरेंज करना भी पूछ लिया गया एग्जाम में, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट अरेंज कीजिए, तो इनका ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे कमजोर बल है आपका ग्रेविटेशनल, इसके बाद वीक न्यूक्लियर, इसके बाद विद्युत चुंबकीय, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बनता है आपका, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, परमाणु बल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। परमाणु बल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट ये थे आज के कुछ शानदार क्वेश्चन, और अब वक्त हो चुका है आपको आज की क्लास का होमवर्क देने का। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का आपका होमवर्क क्वेश्चन, टायर्स आर ट्रेडेड टू, टायर को क्यों ट्रेड किया जाता है? स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर बताना है। समझ रहे हो बात को? और क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कह रहे टू लुक गुड, अच्छा दिखने के लिए, बी पार्ट टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए, सी पार्ट टू इंक्रीज इट्स लॉन्जेविटी यानी कि इसकी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए, एंड डी ऑप्शन टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टायर, टायर के वजन को बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर 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 क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी उन एस्पिरेंट्स की मदद कीजिए जिन्हें आज इस तरह के क्वेश्चन की सीरीज की जरूरत है, ताकि वो भी पढ़ पाएं और अपने आप को एनलाइटन अप कर पाएं। ठीक है जी, चलिए, तो आज की क्लास में इतने डिस्कस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डे 4 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड,